बंगाल का विभाजन 20वीं सदी में दो बार हुआ। एक बार 1905 में, जब कर्जन ने, जो उस समय वायसराय था, उसने बंगाल का विभाजन किया था एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट की वजह से। कहा कि बंगाल चूंकि बहुत बड़ा प्रांत है, ऐसे में इसको डिवाइड करके यहां पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बने, जिसका बहुत विरोध हुआ और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ उस समय। लेकिन उसी दौर में 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई थी। अब दबाव बहुत बड़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट के नाम पे किया गया डिवीजन बहुत काम नहीं आया, तो उस समय की अंग्रेज सरकार ने 1912 में इसे फिर से जोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वही हाल यहां पर हुआ कि गांठ तो पड़ चुकी थी भारतीय सामाजिक स्थिति में। अब यहां का समाज हिंदू और मुस्लिम में बंटता हमको दिखाई दे रहा था। मुस्लिम लीग इस चीज को बहुत हवा देती जा रही थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था और उसमें पाकिस्तान की डिमांड को स्वीकार नहीं किया गया, तब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया दिया। और उस डायरेक्ट एक्शन डे का इफेक्ट यह था कि पंजाब और मेनली बंगाल, यहां पर बहुत भयानक तौर पे हिंसा हुई। कई लोगों की मृत्यु हो गई इस हिंसा में, नरसंहार हुए थे उस दौर में। और तब यह इनएविटेबल हो गया कि अब भारत का विभाजन होगा, और यह विभाजन धार्मिक आधार पर ही हुआ। और भारत और पाकिस्तान दो देश बने। पाकिस्तान दो हिस्सों में रहा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बनती गई कि वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब वहां पर बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा की शुरुआत हुई। अब मुजीबुर रहमान ने इसको लीड किया और फिर 1971 में भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद होता है। ये वही दौर है 1971 का, जहां पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने बहुत जुल्म ढाए थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर। ऐसे में वहां से पलायन होना शुरू हुआ। यह पलायन 1965 से लेकर 1971 तक लगातार जारी रहा। माना जाता है लगभग 1 करोड़ लोग उस पलायन में भारत पहुंचे थे। इसमें से बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल और असम में जाकर सेटल हो गए। जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया, बांग्लादेश बन चुका, तब कई सारे लोग वापस लौटे, लेकिन बहुत से लोग यहां पर उस समय भी रह गए। उस समय से एनआरसी की बात हो रही, खासकर असम और वेस्ट बंगाल में। अब यहां से डेमोग्राफी चेंज की शुरुआत होती है। बांग्लादेश का निर्माण चूंकि धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से यहां पर किया गया था, लेकिन धीमे धीमे वहां पर कट्टरपंथी लोगों ने अपनी जड़ें स्थापित करनी शुरू कर दी। 1980 आते आते खाड़ी देशों से बहुत सारा पैसा डंप किया गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश धीमे धीमे करके यहां पर इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर जाता हमको दिखाई दिया। और यह कट्टरपंथता की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। हाँ, शेख हसीना के दौर पे भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ वहां पर कम नहीं हुआ था। शायद उसी का प्रभाव आपको 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट से आपको दिखाई दे जाएगा। जिसे शुरुआत में कहा गया कि यह स्टूडेंट मूवमेंट है, लेकिन आगे चल के पता चला यह इस्लामिक कट्टरपंथ का ही एक नतीजा था, जिस वजह से शेख हसीना की सरकार को वहां पे हटा दिया गया। अब बांग्लादेश से लगातार घुसपैठिए भारत में एंट्री करते रहे। यह 1971 से लेकर आज तक बदस्तूर यहां पर जारी है। आप जो चिकन नेक है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, आप वो वहां पर देखेंगे तो वो बहुत 20-22 किलोमीटर का एक एरिया है, और वहां से घुसपैठ बहुत ज्यादा होती है। और यह घुसपैठ आपको असम और वेस्ट बंगाल में बहुत देखने को मिलेगी, और इस वजह से वहां की डेमोग्राफी लगातार बदलती चली गई। अब यह डेमोग्राफी कैसे बदली, इसको मैं यहां पे आपको बताता हूं। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो जो डेमोग्राफी यहां पर चेंज हुई है, उस डेमोग्राफी का रिजल्ट यहां पर क्या आता है देखिएगा। तो जो वहां पर मेन एरिया है, जैसे हम मुर्शिदाबाद की बात करें तो 1951 में यहां पर आबादी 55% की मुस्लिम आबादी थी और 45% की हिंदू आबादी थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में यहां पर यह चेंज हो चुका है। लगभग 66% यहां पर मुस्लिम आबादी है और 33% यहां पर हिंदू आबादी है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो बांग्लादेश से यहां पर आके सेटल हुए हैं। यही कंडीशन मालदा में भी है। मालदा में 37 जो फीसदी आबादी है वो 1951 में मुस्लिम आबादी थी और 62% हिंदू आबादी थी। वर्तमान समय में मुस्लिम आबादी 51% है और हिंदू आबादी लगभग 48% है। ये मैं 11 की जनगणना के अनुसार यहां पे आपको बता रहा हूं। मतलब अगर 2025 की जनगणना यहां पर आएगी तो स्थिति आपको और बदली यहां पर दिखाई दे सकती है। फिर बात करें उत्तर दिनाजपुर की।
यहां पर 39% मुस्लिम आबादी थी और 60% हिंदू आबादी थी। इस समय यहां पर दोनों आबादी बराबर हो गई है। तो सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो स्थिति है, यह केवल जनसंख्या बढ़ाने की स्थिति नहीं है। यहां पर कई सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी आके सेटल डाउन हो गए हैं और इस सेटलमेंट की वजह से वहां पर उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी भी कई लोगों के पास बन चुका है। तो यह सब जो परिस्थितियां जनरेट हुई, इस वजह से वहां की जो डेमोग्राफी वह आपको बदलते दिखाई दी। इसके अलावा चिकन नेक के नीचे जो 3 जिले हैं, उनकी भी स्थिति आप देख लीजिए। अगर इनको देखेंगे तो उत्तर 24 परगना, यहां पर भी 1951 में मुस्लिम आबादी 19%, हिंदू आबादी लगभग 80% थी। लेकिन 2011 में यहां पर मुस्लिम आबादी लगभग पहुंच चुकी है 25% की और हिंदू आबादी यहां पर 70% के आसपास रह चुकी है। यही हाल दक्षिणी 24 परगना की है और यही आबादी जो है वो बीरभूम में भी आपको देखने को मिलेगी। यह स्थिति बन चुकी है बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की वजह से। अभी जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उस हिंसा में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी सरकार पूरे तरीके से नाकाम दिखाई दी। कारण यह है कि ममता बनर्जी सरकार की जो नींव है वह इसी तरह की राजनीति पर यहां पर टिकी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि उनको उनका वोट बैंक यहां पर क्या है और अगर वो उनके खिलाफ यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो उनका वोट बैंक यहां से खिसक जाएगा। तो ममता बनर्जी इस मुद्दे पर लगभग नहीं बोलते हमको दिखाई दे रही हैं। एक कड़े प्रशासक के तौर पर वह कभी देखी जा रही, लेकिन वर्तमान समय में उनकी यहां पर प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री है वो लगभग 4096 किलोमीटर की है। भारत जो अपने 7 और देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इनमें बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर सबसे लंबे हैं। हाँ, हमने 100वां अमेंडमेंट एक्ट करके भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सॉल्व जरूर कर लिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं इन बॉर्डर्स पे जो कि ओपन एरिया हैं। अमित शाह का बयान आपको याद होगा जो कि उन्होंने लोकसभा में दिया था कि लगभग 450 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां पर अभी हम बाड़े नहीं लगा पाए हैं और वहां से लगातार घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं। वैसे एक गृह मंत्री के तौर पर उनके ऊपर भी यह आरोप लगता है कि अगर यहां पर गृह मंत्री हैं तो आपके पास कैसी फोर्सेस हैं कि वह रोक नहीं पा रही इन सब चीजों को। आप केवल राज्य सरकार के ऊपर यह सारी चीजें नहीं डाल सकते हैं, यहां पर आपकी भी जिम्मेदारी उतनी इतनी की यहां पर राज्य सरकार की है। तो ममता बनर्जी वर्तमान समय में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो वहां परिस्थिति बनी हुई उसको कंट्रोल नहीं कर रही हैं। मुर्शिदाबाद से लगभग 500 परिवारों का पलायन जो है वो सुनने को आया है। कई सारी ऐसी खबरें भी आई हैं कि वहां पर पानी में जहर मिला दिया गया है और ममता बनर्जी के कई सारे विधायक और सांसद ऐसे स्टेटमेंट देते पाए गए हैं कि वह इन सब चीजों को एकदम नकार रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये सब फेक खबरें यहां पर घूम रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय शासन की यहां पर शुरुआत होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एक राज्य सरकार को अपदस्थ करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं होगा। यहां पर ममता बनर्जी सरकार को यह करना चाहिए कि वह कड़े एक्शन यहां पर लें, लेकिन वह ऐसा करते दिखाई हमको दे नहीं रही है। तो यहां से ममता बनर्जी सरकार की जो दिक्कतें हैं वह शुरू होती हैं। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।